था इसके अंदर हमने क्या कहा था कि जीएनपी क्या है, तो हमने कहा था जीएनपी बेसिकली क्या है, जीडीपी प्लस इनकम इनफ्लो माइनस इनकम आउटफ्लो, यानी दोनों चीजें हैं। और इनकम इनफ्लो में से अगर इनकम आउटफ्लो माइनस करे तो ये नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड बन जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर वो तमाम चीजें आ जाएंगी जो आपके इंसान है, आपकी मशीनें हैं जो काम कर रही हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स का ये दूसरा हिस्सा क्यों बनाया गया, ताकि आपको एक नए एंगल से भी इस पे बात की जाए। यहां पे भी ये बात है कि ये तो वही रहेगा ना जो आपने पहले भी पढ़ा है, और एक तरीका हो सकता है कि आपको कहा जाए कि जी एनएनपी में डेप्रिसिएशन प्लस कर दी गई और उसके अंदर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड कर दी गई, तो क्या बन जाएगा, शाबाश, क्या बन जाएगा, जीएनपी। इसको हमने ये सॉरी यानी होना ये चाहिए, ये तो हो गया ना जीएनपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये जीएनपी बन गया। ये तो पहले भी हुआ है, बी ऑप्शन यहां ले आता हूं, यहां नहीं लाता, ठीक है। अब देखिए, तो अगर एनएनपी में से क्या, जीएनपी में से क्या निकालते हो कि ये एनएनपी बन जाता है, याद कीजिए डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये इसमें से आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अच्छा, ये अगर इस इधर माइनस हो रही है तो इधर जाएगी तो क्या होगी, एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगी, तो ये भी क्या बन जाएगा, जीएनपी बन जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। देखी होगी पहले कहीं ना कहीं, ये किसकी तस्वीर है, ये देखिए, सर्कल फ्लो नेशनल इनकम। अच्छा, इसमें ना बार बार एक सवाल आ रहा है कि इसका इनर फ्लो क्या है और इसका आउटर फ्लो क्या है, ये बार बार सवाल आ रहा है। तो इसका जो इनर फ्लो है ना, यानी जिसमें आप ये समझिए कि जो पर्टिकुलरली इनर फ्लो है वो है इसका मॉनेटरी सेक्टर, यानी यहां सी आएगा, ये इसका मॉनेटरी सेक्टर, जिसमें एक तरफ वेजीज, रेंट और डिविडेंड जा रहे हैं और दूसरी तरफ कंज्यूमर चीजों के पैसे दे रहा है। तो ये पैसों का मामला है, किसका मामला है बच्चों, पैसों का मामला। कंज्यूमर कीमतें अदा कर रहा है और वो वेजीज और रेंट अदा कर रहे हैं। तो जो इनर सेक्शन है वो कौन सा है, मॉनेटरी सेक्टर। और बाहर जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है, वो है रियल सेक्टर। तो यहाँ ए आएगा, यहाँ ए आएगा। लेकिन वहां जब आप पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो वहां आपको ऑप्शन यही देना होगा, ए एंड सी। चूंकि वहां बटन कौन सा पहले क्लिक हुआ उसको कोई चक्कर नहीं होता, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, वहां फर्क। अभी तक ऐसा सवाल नहीं बना सके। क्लियर बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब बच्चों देखिए, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, अंदर वाला कौन सा है, और अगर उसने उलट दिया, बाहर लिख दिया रेंट वगैरह, तो फिर क्या करोगे, फिर ये देख लेना, ये नहीं कि सर ने कहा था इनर वाला मॉनेटरी है। अच्छा, तो हो सकता है वो एक पूछे ना, तो मुझे बच्चों ने बताया वो एक ही पूछता, लेकिन मैंने एक ही सवाल में दोनों अकोमोडेट कर दिया। अच्छा, अब आ गया बच्चों सवाल कौन सा, फोर्थ। कहता है कि गिवन पर कैपिटा इनकम ऑफ ग्रीनलैंड, जिस कंट्री में वैसे यूज कर लिया नाम। अच्छा, व्हाट इट्स रिप्रेजेंट अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए, आप इसको तकसीम कीजिए पॉपुलेशन पे, इसको तकसीम कीजिए, तो ये ग्रोथ क्या हो रही है, ये डिक्लाइन हो रही है, म्यारे जिंदगी नीचे को जा रहा है। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, अब बच्चों आ गया पांचवा सवाल, और पांचवा सवाल जो है वो है कि इंजेक्शन टू इकोनॉमी। अच्छा, ये सवाल बड़ा कॉमन है, सीमा में भी आता है, हर तरह जहां इकोनॉमिक्स है वहां ये सवाल आया होता है। तो इसके अंदर क्या है कि ये इंजेक्शन है। अच्छा, ये इतनी कुछ शक्लों का है कि आगे चल के आप देखेंगे इट्स मेक मेनी डिफरेंट शेप्स ऑफ दिस क्वेश्चन, लेकिन बेसिक सवाल यही है जिसके ज्यादा आने के चांसेस, लेकिन मुख्तलिफ शक्लों में या उन्होंने कहा है। तो बच्चे सिर्फ ये बताते हैं, मुख्तलिफ चीजें भी इसमें ऐड कर देता है, लेकिन ज़ाहिर है वो इतनी चीजें याद करके आके बता तो नहीं सकते। तो हमने फिर मुमकिन जो सवालात देखे हैं उनको ऐड किया इस हवाले से। द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन इकोनॉमी। तो मेन डिटर्मिनेंट कौन सा होता है बच्चों,
जीडीपी से ही, क्योंकि सबसे पहली मैयर ही जीडीपी होती है। इससे आपने देखा होगा जब मैंने नेशनल इनकम पढ़ाया ना, तो मैंने जीडीपी का ब्रेक लगा के पहले जीडीपी मैयर करने के 3 तरीके उसमें डाले थे कि आपको पता हो पहले जीडीपी मैयर होता है, उसके बाद उसको आप जीएनपी बना लो, एनएनपी बना लो, इट्स अप टू यू। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आगे बात, among the given factor which one is not related with the GDP deflator? क्या हाल है बच्चों? GDP deflator में का ताल्लुक रियल जीडीपी से है, नॉमिनल जीडीपी से है, इन्फ्लेशन रेट, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट से इसका कतई कोई ताल्लुक नहीं बनता। आल्दो के अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी एक होता है इंडेक्स, लेकिन इससे इसका ताल्लुक नहीं। अच्छा जी, 8वां सवाल जो है ना वो ये है कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन बाय इनकम मेथड इज टू नेशनल इनकम कैलकुलेटेड बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अकाउंटेंसी में आपने देखा होगा कि आपकी दोनों साइड बैलेंस शीट की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हालांकि कि होती कोई नहीं, कभी भी मैंने नहीं देखी आज तक, क्या आपने देखी कभी हुई है? किसी की भी नहीं होती। लेकिन ये ऐसे ही है जैसे कि हर बंदे के फेस को बैलेंस कहा जाता है, लेकिन किसी भी बंदे के ना फेस की तस्वीर आधी आधी लेके मिला के देख लें, कभी एक जैसा नहीं होता। यानी एवरी पर्सन, द लेफ्ट साइड ऑफ द फेस एंड राइट साइड ऑफ द फेस इज डिफरेंट, इवन साइज ऑफ आई इज डिफरेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, डायरेक्शन ऑफ आई इज डिफरेंट, है ना सरप्राइजिंग बात। कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे हमेशा 2 आंखों के दरमियान 1.5 आंख का फासला होता है, कभी 1.25 आंख का भी नहीं होगा। कुछ चीजें हैं ऐसे ही। बैलेंस शीट को कहा जाता है बैलेंस, कभी बैलेंस नहीं हुई, और ऐसे ही कहा जाता है कि हर मेथड से इनकम इक्वल आती है, लेकिन आती नहीं। क्या मैं रियलिटी बताऊं तो हम मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मेथड लगाते हैं। सर्विसेज सेक्टर में इनकम मेथड लगता है, गवर्नमेंट के सेक्टर में एक्सपेंडिचर मेथड लगता है, ठीक है, और प्रोडक्शन और इंडस्ट्री में आउटले मेथड या क्या होता है, शाबाश, वैल्यूएशन मेथड लगता है। यानी 3 मेथड से वो उससे इस तरह करके 3 टोटल जमा करते हैं। ये है रियलिटी। लेकिन बहरहाल जी ठीक है, हमारी बुक कह रही है तो हमने मान लिया कि बराबर है, जैसे आपने वहां मान लिया था। अच्छा बच्चों, 9 ट्रांसफर ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट में क्या इंक्लूड होता है? शाबाश, ए एंड क्या? शाबाश, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट इंक्लूड 2 ऑप्शंस लेने हैं हमने। तो कौन कौन सी चीज में शामिल होगी? पेमेंट विदाउट एनी एफर्ट, ये तो पक्की बात है ना। हाँ, विदाउट आना है, विदाउट, ठीक है, विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है जी। ये गलती होगी कंपोजिंग की। सर हमारे पास अच्छा, और मेरे पास कंपोजिंग चूंकि मुझे आती नहीं है, मैं तो बस लगा होता हूँ ऐसे ही बस। अच्छा, और दूसरा क्या है बच्चों? फॉरेन रेमिटेंसेस। फॉरेन रेमिटेंसेस अबू जी मेहनत नहीं करते वहां पे, जाके शेख जैद साहब से जाके कहते हैं कि शेख जैद भाई, अल्लाह हबीबी बरादरुन इमदादुन मुल्कुन ना काफियुन अवामुन इमदादुन डायरेक्टुन, ऐसे होती है बात? नहीं, ये आपने गलत कहा। टैक्स पेमेंट जो होती है ना वो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है। हुकूमत क्या करती है? कुछ भी नहीं करती, कोई मेहनत करती नहीं सर, ऐसे ले लेती है, ऐसे ही पैसे ले जाती है आप, ठीक है। तो टैक्स को ट्रांसफर ऑफ पेमेंट में डाला जाता है, चूंकि एज सच एफर्ट हमें नजर नहीं आती। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा, तो आप कह सकते हैं पुलिस देती है, फौज देती है, लेकिन यार पुलिस और फौज के फिर पैसे ले लेना खाली, ये तो हमसे फॉरेन रेमिटेंस, वो जो फॉरेन सर्विसेज वो भी सारे लेते हैं, तो ये टैक्स जो है ये आता है इसके अंदर। अच्छा, और आपका सवाल के हिसाब से सी सिर्फ ठीक था, लेकिन अब देखें तो अब आपका ए और सी दोनों ठीक। अब इस वक्त ए और सी दोनों ठीक है, लेकिन आपके सवाल के एतबार से सिर्फ सी ठीक। अच्छा बच्चों, यानी आपके सवाल में विदाउट देना था, विद था। अच्छा बच्चों, सम ऑफ एग्रीगेट रिवार्ड ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड क्या जी? नेशनल इनकम। याद है ना, आप जसूस बने थे
और आपने हर जगह देखा था एक अंकल सोए रहते थे खर्चे करके चलने से, याद है आपको? हाँ, वो आपको बहुत याद है, मुझे पता है। अच्छा बच्चों, क्योंकि मुझे पता है वो सारे मिलके ना उस पर ज्यादा नजर रखे हुए। अच्छा बच्चों, टाइम पीरियड फॉर नेशनल इनकम इज डैश ओनली डैश। क्या बच्चों? एक होता है 1 ईयर और एक होती है क्या? फाइनल ग्रोथ, A एंड C। सही हो गया जी बच्चों? अच्छा, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 12। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट इंक्लूड करते हैं क्या? शाबाश, गिफ्ट भी आएगा, चैरिटी भी आएगा, स्कॉलरशिप भी आएगी, ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। अच्छा बच्चों, GDP एस्टीमेट is a serious drawback that calculated on मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है। ये इसका सीरियस ड्रॉबैक है। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करते हैं इन्फ्लेशन की वजह से, और मॉनेटरी को किस में कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, मॉनेटरी को भी कन्वर्ट करते हैं ना ऑन द फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मॉनेटरी को करते हैं फैक्टर कॉस्ट में, और इन्फ्लेशन के लिए क्या करते हैं? नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के मदद से। ठीक है, ये दो तरह के कन्वर्जन होते हैं। अच्छा जी, आप देखिए वो भी आ गया, नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, शाबाश, मार्केट प्राइसेस। ठीक है जी, नॉमिनल जो होता है, रियल तो जाहिर है एडजस्टेड होता है ना डिफ्लेटर से। अच्छा, जनरली नॉमिनल जीडीपी इज डैश देन, आमतौर पे ये ज्यादा होता है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आ जाता है। अच्छा बच्चों, इफ जीडीपी इज कितना जी 160 बिलियन और पॉपुलेशन होगी 200 मिलियन, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 800 आ जाएगा। लेकिन मिलियन और बिलियन को जीरोस में लिख लोगे? बिलियन में कितने जीरो होते हैं और मिलियन में कितने होते हैं? 6 और बिलियन में 9। हाँ, ये आपको याद होना चाहिए कि बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 9 और मिलियन में 6। तो इनके साथ इतने इजाफी जीरो लगा के आपने देखना। ठीक है, वैसे भी वैसे उसने जो साहब रखा आ जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, इफ जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, जीडीपी डिफ्लेटर किसके बराबर होता है? तो दैट इज नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा बच्चों, 17 क्वेश्चन, जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर शोज दैट हाउ मच चार्ज इन जीडीपी रिलाइज ऑन द, जी शाबाश, किसकी वजह से? क्योंकि आप कहते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर शोज हाउ मच चेंज इन जीडीपी रिलाइज ऑन द, शाबाश, प्राइस लेवल, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, ठीक है, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन। दो ही चीजें हैं जो यहां मैटर करती हैं। अच्छा बच्चों, तो अब आ गई बात, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। सही है? अच्छा, और कौन सा हो सकता है? जी शाबाश। देखिए ना कि अगर मैं कहूं कि आपने ये डी इधर है, ये इधर है, तो ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, तो देखिए बात ये आ गई कि जीडीपी में से बंदा क्या करेगा? माइनस करेगा, सॉरी प्लस करेगा नेट प्रॉपर्टी इनकम। तो क्या बन जाएगा? जीएनपी। और एनएनपी कैसे बनेगा? जी शाबाश बच्चों, अच्छा बच्चों, अच्छा जी, तो बात ही हो गई बच्चों, क्या बनेगा? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब जरा बच्चों बात समझने की है। बात यह है कि हम इनको अगर इकट्ठा कर दें तो हम यहां लिख सकते हैं, ये इस तरह करके आगे लिख सकते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। तो फिर ये एनएनपी बन जाएगा। एक्चुअली ये ऑप्शन बनाई गई है सी। ठीक हो गई बात? ये ऑप्शन बनाई गई है सी कि वो कैलकुलेट जीडीपी में से नेट प्रॉपर्टी इनकम एडजस्ट कर दिया। नेट प्रॉपर्टी इनकम माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। यहां माइनस लगा, कोई मैटर नहीं करता। तो आप क्या करेंगे? वो एडजस्ट हो गया।
और फिर देखिए ब्रैकेट लगने के बाद में डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, तो एक्चुअली ये जीएनपी नहीं बन गया ब्रैकेट के अंदर, तो क्या बनेगा ए और बी और सी, सॉरी हमारे पास ए और बी हमारे पास, तो यहाँ ऑप्शन ही दो गिवन है, तो खैर है कोई बात नहीं, वो गलती से एडजस्ट करते वक्त थोड़े डिलीट कर दिए होंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सवाल समझ आ गया आपको? अच्छा बच्चों, अब आ गया 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द विथड्रॉल फ्रॉम सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब ये वो सवाल जो मैं आपसे कह रहा था कि इतनी मुख्तलिफ शक्लों में ये बन जाता है, तो इस सेंस में अगर आप देखेंगे तो पहली बात ये है कि हमें निकालना है, एक तो आप जानते हैं लीकेज होता है टैक्स, और एक होती है इंपोर्ट, बाकी सारे नॉन इश्यूज हैं, बाकी सारे नॉन इश्यूज हैं जिनका कोई तल्लक नहीं बनता था डायरेक्ट इसके साथ। अच्छा जी, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 20, टू ट्रांसफर जीडीपी फ्रॉम मार्केट प्राइसेस टू रियल प्राइसेस विच इज नेसेसरी। क्या नेसेसरी है बच्चों? जी शाबाश, तो नेसेसरी है कि सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ऐड सब्सिडीज। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, अब आगे बात, टू कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें इंजेक्शंस कौन से हैं? जी शाबाश, इसमें इंजेक्शन क्या है बच्चों? सब्सिडी से भी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, शाबाश, और एक्सपोर्ट भी ले लें, तो कौन सी ऑप्शन बन गई? चार्ली। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, ये तो फिट हो गया। अच्छा जी, एनएनपी कैन अराइव एट फ्रॉम जीएनटी बाय क्या करने से? रिडक्शन कर दी जाए किसकी? डेप्रिसिएशन। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई किसकी जी? 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स इंजेक्शन टू सर्कल फ्लो ऑफ। तो ये सारे ही क्या हैं? इंजेक्शन है इसके। तो मैंने कहा ठीक है यार, फिर एक सवाल कितनी फॉर्मेट में बता रहे हैं तो मान लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये क्या है जी? शाबाश, फॉलोइंग रिलेटेड टू इकोनॉमी इन द कंट्री ऑफ द 1 ईयर पीरियड। इसके अंदर एक्सपोर्ट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है, सेविंग्स दी हुई है। जी शाबाश, डाटा इनकम्प्लीट था, लेकिन बहरहाल इस सवाल को देख लेते हैं। इसमें बताया ये जा रहा है कि इसमें नेशनल इनकम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो देखिए, इसको बड़े गौर से देखना है आपने, ये डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी? देखिए, एक तरफ हमने रख दिया लीकेजेस, ठीक है, एक तरफ हमने रख दिए लीकेजेस, ये नजर आ रहा है जो लिखा है, और एक तरफ रख दिया हमने सर इसको नहीं, यहाँ रख देते हैं, ये देखो ये नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक तरफ रख दिए लीकेजेस, दूसरी तरफ रख दिए इंजेक्शंस। तो देखिए S प्लस T प्लस M बन गया बराबर किसके? I प्लस G प्लस X के। वहां से वैल्यूज ढूंढ के इसमें डाल देते हैं। जैसे देखिए, जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 166 है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है उसकी वैल्यू 150 है, एक्सपोर्ट की वैल्यू 288 है, अच्छा, और सेविंग की अमाउंट 117 है, टैक्स की अमाउंट 199 है, और आपकी जो है इंपोर्ट्स की वैल्यू है 335। तो ये वैल्यू जो है ज्यादा बनती है, यानी 651, और ये वैल्यू बनती 604। तो जब लीकेजेस ज्यादा होंगे इंजेक्शन से तो ये इसमें डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो ये क्या बन जाएगा? ये डिक्रीज बन जाएगा। नो प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। आप चाहें तो वैल्यू ज्यादा भी कम ज्यादा एडजस्ट कर लीजिएगा, बस मैंने तरीका समझा दिया आपको, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट विथड्रॉल फ्रॉम द सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। जी बच्चों, कौन से हैं शाबाश बच्चों? जी शाबाश बच्चों। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विथड्रॉल फ्रॉम द सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, कंजम्पशन बढ़ाने से तो सर्कल फ्लो को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ज्यादा खर्चा करें आप, सब सेविंग ही करें तो फ्लो में वो खर्चा चल रहा है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ डेफिसिट हो रहा है ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आप बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या हो रहा है आपको?
नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, यही वजह है कि आपने बी ऑप्शन चूज किया। अगर सरप्लस होता है तो इसका मतलब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। एंड राइज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका, ये भी प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस होना, ये भी प्लस होना, ये माइनस है। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब बच्चों बात ये आ गई कि यहाँ पे ना 26 क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एंड। अच्छा, अब ये जो है ना बच्चों, इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो हमारे पास एक तो कंजम्पशन है, इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट है, और एक इसके अंदर क्या है, एक्सपोर्ट्स हैं। यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स हो गई ना, तो इसका मतलब ये हमें एक ही वैल्यू मिली हुई है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 250, अच्छा जी, सॉरी कंजम्पशन और गवर्नमेंट सॉरी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 250, गवर्नमेंट के अखराजात दिए हुए यहाँ पे, तो गवर्नमेंट के अखराजात कितने दिए हुए हैं? 500। इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई थी, इंपोर्ट दी हुई थी, वो कितनी थी? 100। तो ये कितना आ गया बच्चों? शाबाश, 600 नहीं, एक मिनट बच्चे, 650 इसका टोटल मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब बात यह है कि आप बात किसकी कर रहे थे? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड जीडीपी होता है, और जीडीपी की डील में टैक्सेस का तो कोई रूल नहीं होता ना। मैंने ये तो नहीं कहा रियल जीडीपी निकालो, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप इसको एडजस्टमेंट कोई करो, मैंने तो जीडीपी पूछा ना आपसे, एग्रीगेट डिमांड पूछा। और एग्रीगेट डिमांड होती है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, यही फैक्टर होता है 4। क्यों जी? जब आपने पढ़ा था तो यही एग्रीगेट डिमांड थी। ठीक हो गई बात? नो प्रॉब्लम। इसलिए C ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है जी? अच्छा, तो अब बच्चों बात आ गई ये कि 27 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन है। अज्यूम दैट के 2017 में नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था एक कंट्री का 500, प्राइस इंडेक्स था 200, और इफ प्राइस इंडेक्स वाज 150 इन द 2010। तो बच्चों ये बेसिकली कहता है कि फिर इसका जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 17 में कंप्यूट हुआ इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस क्या बनता है। इसका फार्मूला सीख लें। इसका फार्मूला है नॉमिनल इनकम या गिवन इनकम, यानी जो जीडीपी आपको गिवन है। कितना गिवन है बच्चों? 500। नीचे उसके क्या आ जाएगा? उसका इंडेक्स क्या आ जाएगा? यानी रिवर्स जाना है ना, तो इंडेक्स पे तकसीम कर देंगे और बेस ईयर्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एडजस्टमेंट आ जाएगी, और ये एडजस्टमेंट बनती है 375 बिलियन। ठीक हो गई बात बच्चों? तो ये बन गया इसका फार्मूला, तो ये आप याद कर लेंगे। गिवन जीडीपी को इंडेक्स नंबर जो दिया होगा उस पे डिवाइड कर देंगे, और जिस ईयर पे वो ले जाना चाहता उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह ये फिर रिवर्स चला जाएगा, उस साल की कीमतों के मुताबिक ये कितना बनता है। तो जो 500 जीडीपी इस साल का है 17 का, वो 10 के मुताबिक जो है वो कितना बनता है? 375 बनता है। ठीक है बच्चों? तो ये रिवर्स जा रहा है। हालांकि आमतौर पे होना ही चाहिए कि आपको जो है वो प्रीवियस वाले को आज के हिसाब पे कन्वर्ट कर लेना चाहिए, लेकिन बाहर ये एक तरीका है, इससे भी होता है काम। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटेड नॉट इंक्लूड, कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करेगा? तमाम गुड्स जो यूज होती हैं वो डिफ्लेटर में आ सकती हैं, जो भी होती है सिर्फ कैपिटल गुड्स इस्तेमाल में नहीं आती है। यहाँ पे कंज्यूमर घरों में यूज नहीं करते इसको, इसलिए ये इस्तेमाल डिफ्लेटर में शामिल नहीं होंगी। डिफ्लेटर में आप देखें ना, टमाटर इंपोर्टेड आ रहे हैं तो खा तो रहा है इधर का बंदा, तो हमने तो टमाटर की कीमत ले लेनी है, हमसे तो डिस्टिंग्विश भी नहीं होना कि अपना कौन सा है और उसका कौन सा। मैं आपको मिक्स करके देता हूँ पाकिस्तान के और मलेशिया के टमाटर, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो थोड़ी है कि चाइना के टमाटर, तो चाइना के टमाटर बोले ची छा छुक छा छुम, और हमारे बोले मुझे खा लो, तो ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, तो इसलिए ये डिफरेंट है। अच्छा जी, एग्रीगेट सप्लाई कर्व,
एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, तो ये तो मार्केट सप्लाई कर्व बन गया। ये तो मार्केट सप्लाई कर्व की डेफिनेशन है। नन ऑफ दीज, इसमें कोई डेफिनेशन इसको सूट नहीं कर रही। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, 30th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। Which of the following would decrease the aggregate demand? इसमें से किसकी वजह से डिमांड डिक्रीज हो जाएगी? टैक्सेशन से डिक्रीज हो जाएगी। कंजम्पशन बढ़ाने से फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट करने से फायदा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ाने से फायदा होगा। 31 जी, एग्रीगेट डिमांड कर्व वुड शिफ्ट टू द राइट पर शिफ्ट हो जाएगी जब भी नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी, गवर्नमेंट का खर्चा डिक्रीज होने से डिक्रीज होगी। नॉमिनल मनी सप्लाई डिक्रीज करोगे तो अखराजात रुक जाएंगे, चीजें महंगी हो जाएंगी, और गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएगी तो अखराजात कम हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? और लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, खर्चा कहां से करेंगे? ठीक है ना। अच्छा जी, अब बच्चों बात आ गई क्या जी? अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट डिमांड inherently unstable because of अनस्टेबल है। चूंकि बिजनेसमैन जब भी फैसला करता है वो अपने मफादात को देखता है। बिजनेसमैन जब भी फैसला करता है, याद रखिए दो चीजें हैं जो वो आपको कहता है केन्स। एक वो कहता है कि जब आमदनी बढ़ती है लोग उतनी कंजम्पशन नहीं करते, इस वजह से इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होती है। और दूसरी वजह वो ये देता है कि इन्वेस्टमेंट करने वाले बिजनेसमैन की प्रायोरिटीज अपनी होती है। उसके पास अगर फालतू माल पड़ा स्टॉक में तो वो मजीद प्रोड्यूस नहीं करेगा। दिस इज व्हाट द एक्चुअली प्रॉब्लम इज। ये है मेन मसला। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, जी शाबाश बेटा। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो फैसला तो उसने किया ना। और अचानक अगर कोई नेगेटिव खबर आ गई तो वो इन्वेस्टमेंट रोक लेता है। ठीक है, नतीजा ये होता है कि फिर काम जो है वो स्टक हो जाता है। क्लियर बच्चों? अच्छा अब देखिए आगे जो है क्या आ गया, कहता है जी कि ए डिफ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमी व्हेन जी कब होंगे बच्चों? एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो डिमांड है वो उस लेवल तक नहीं पहुंची जहां लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्जिस्ट करता था, डिमांड कर्व कहीं पीछे ही रह गई। अगर ये यहां तक आ जाती तो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट मिल सकता, लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेने जाते हैं तो कीमतें बढ़ाना पड़ती। अच्छा बच्चों, अब आगे बात किसकी जी? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक वर्टिकल लाइन है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये प्राइस पे इन्हें नहीं करती और ये इकोनॉमी का अपर लेवल शो करती है, इकोनॉमी का मैक्सिमम लेवल शो करती है। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, अब आगे बात क्या जी? एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इससे ये खुद बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि वेजेस बढ़ने से तो प्रोड्यूसर नाराज होगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से नाराज होगा, और कंज्यूमर की स्पेंडिंग के बारे में इन्होंने वाजिया ही नहीं किया कि ये बढ़ी है कम हुई है। वैसे भी ये फैक्टर डिमांड का, सप्लाई का है ही नहीं। क्या ख्याल है बच्चों? नो प्रॉब्लम। अच्छा अब आगे बात किस चीज की बच्चों? 36 की। 36 में कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? तो कहते हैं पीपल विद लो इनकम हैव हायर एवरेज प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, जो कि उनकी सारी आमदनी खर्च होती है तो उनके खर्चे पूरे होते हैं, वरना उनके खर्चे ही पूरे नहीं होते, इसलिए उनके अंदर खर्च करने का जज्बा अमीरों से ज्यादा है, क्योंकि उनकी जरूरियात पूरी नहीं हो रही अपनी कमाई में। क्लियर बच्चों? बाकी तीनों जो है वो कंसर्निंग नहीं थे। अच्छा बीटा है नेशनल इनकम सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्लान्ड विथड्रॉल फ्रॉम द सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम आर इक्वल टू द प्लान्ड इंजेक्शन। यार बात चाहे सही हो या गलत हो, मसला ये है कि क्या होता है, कहता है कि नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम में होगी जब प्लान्ड विथड्रॉल फ्रॉम द नेशनल इनकम आर इक्वल टू द प्लान्ड इंजेक्शन इनटू द फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। हाँ यार ये भी बात आपकी ठीक है,
तो हमें डी को सही मान लेना चाहिए, डी को सही मान लेते हैं। पीपल विद हाई इनकम हैव हायर एवरेज, नहीं लोअर एवरेज प्रोपेंसिटी टू इंट्रोड्यूस, वो सेव करते हैं, नहीं उनकी आमदनी बच जाती, बेचारों ने सेव क्या करना है, उनको मिलता है बेचारों को 20 लाख मिला तो 2 लाख में उन बेचारों का गुजारा हो गया, वो 18 लाख का क्या करें गरीब, सॉरी यानी 18 लाख का बेचारे क्या करें। अच्छा बच्चे, सही बात। अच्छा बच्चे, रेशियो टू चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, यानी डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई क्या होता है, फ्रॉम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइसेस, अगर फर्ज करें एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइसेस होगी तो क्या होगा, आपका जब भी तवक्को होगी कीमतें बढ़ने वाली हैं तो लोग फौरी तौर पे खर्चा क्या करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, ज्यादा कर देंगे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि आगे चीजें महंगी होगी तो आज ही खरीद लो। अगर आज जो गाड़ी खरीदने जा रहे हैं उनके पास 21 लाख है, उन्हें खबर आ जाए अल्लाह ना करे जी कि कल आल्टो 24 लाख की हो रही है तो क्या करेंगे, आज ही भागेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। तो इसका मतलब प्राइसेस फॉल करेंगी फ्यूचर में, ऊपर फॉल है फॉल इन प्राइसेस, तो क्या होगा फिर नहीं, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने फैसला तो नहीं किया ना, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो पहले बात तो सुन लेना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्हें पता है फ्यूचर में फॉल करेंगी, तो इसका मतलब है वो क्या करेंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ए। अगर मेरे पहले वाली बात होती तो फिर बीटा आ जाना था, सीधी बात। नहीं बच्चों, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो बात ठीक है। अच्छा चलो जी, 39 का क्या करेंगे बच्चों, 39 का ये कहते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट लीड टू इंक्रीज है बच्चों, तो क्या होगा, सेविंग इंक्रीज हो जाएंगी। अच्छा, ये सवाल इस तरह से भी आया हुआ पेपर में, देखो इस तरह से भी आया, व्हेन विल सेविंग इंक्रीज, हाँ ये इस तरह से भी आया हुआ है, और ये पुराने क्वेश्चन बैंक का सवाल है, वे बैक को 10 साल पुराने क्वेश्चन बैंक से मैंने निकाला है, और पेपर में बच्चा कहता है कि ये आया हुआ था। ठीक है, पेपर में बच्चा कहता है कि ये आया हुआ था। अब मैंने कहा जिस तरह से भी आया हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी शिफ्ट इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, किससे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है ना आगे मूव करेगी। देखिए, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फंड्स, सवाल ये है कि क्या ये फंड्स अवेलेबल की जरूरत है किसी को, बैंकों में पैसा आ जाए तो क्या वो इन्वेस्ट हो जाता है, नहीं, ये तो बैंकों में आज भी पैसा बहुत ज्यादा है, लेने वाला कोई नहीं। आजकल बैंकों में पैसा ज्यादा है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 17% हुआ, तो हर बंदा बैंक में पैसे रख के बैठा हुआ। अच्छा, लेकिन इतने हाई रेट के ऊपर बिजनेस कोई क्या करे। अच्छा, लेकिन टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे कॉस्ट की क्या हो जाए, तो ये फैक्टर बनता है। ठीक है, रिडक्शन इन गवर्नमेंट सब्सिडीज के रिड्यूस होने से कॉस्ट बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम हो जाएगी। लिहाजा बी ऑप्शन पिक करना चाहिए आपको। क्लियर बच्चों? तो याद रखें, फंड्स की अवेलेबिलिटी या सप्लाई कुछ नहीं करती, फंड्स की डिमांड करती है जो करेगी। क्लियर बच्चों? उसमें भी ऊपर से केन्स कहता है कि एक वक्त आता है सारा पैसा स्पेकुलेशन में चला जाता है, याद है ना, लिक्विडिटी ट्रैप वाला मामला। यस सर। अच्छा जी, 42 Which of the following describe the effect of improvement of technology on the margin efficiency of capital? अच्छा, ये सवाल भी दो तरह से है, एक ये और एक ये शक्ल है इसकी। तो क्या होगा बच्चों, राइट वर्ड। तो पिछला सवाल समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए बच्चों 43 के ऊपर। Which of the following statement does not reflect Keynesian view of economy? तो केनेजियन व्यू है क्या, बेसिकली व्यू ये है केन्स का, यानी जो लड़ाई है असल में क्या है इनकी, असल लड़ाई ये है कि जो क्लासिकल जब वो कहते हैं इक्विलिब्रियम खुद ब खुद हो जाएगा, और केन्स कहता है ऐसा नहीं होगा, लोग पूरा पैसा खर्च नहीं करेंगे और इन्वेस्टमेंट करने वालों की अपनी प्रायोरिटीज होती है। यही दो बातें ना, अभी एक सवाल हम पढ़ के भी आए। लिहाजा ये कहते हैं द इकोनॉमी इज नेचुरली सेटल एट द लेवल ऑफ आउटपुट दैट इंश्योर
फुल एम्प्लॉयमेंट यानी क्लासिकल्स के नजदीक एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जहां एक दूसरे को कट करते हैं वहां हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, वहां हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। और अगर नहीं होगा तो ऊपर सरप्लस बन जाएगा और नीचे क्या होगा, शॉर्टेज बन जाएगा, उनका ये ख्याल है। लेकिन केन्स इससे एग्री नहीं करता क्योंकि ये क्लासिकल व्यू है। इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 क्लासिकल व्यू था, चैप्टर नंबर 2 क्लासिकल व्यू था, और चैप्टर नंबर 13 में जो एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बना वो न्यू क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, यानी क्लासिकल्स के नए दोस्त, इनको आप मोनेटरिस्ट कहते हैं, तो वो उनका व्यू था। इसका मतलब है जो मोनेटरिस्ट है आज भी आईएमएफ किस पे बिलीव करता है, वो क्लासिकल्स पे बिलीव करता है, केन्स पे बिलीव नहीं करता। मॉनेटरी फंड है ना, मॉनेटरी पॉलिसी वाले हैं वो, ठीक है, तो वो केन्स से एग्री नहीं करते, इसलिए वो कहते हैं ये सब्सिडीज बंद करें, ये करें, ये करें, इकोनॉमी खुद ही डिमांड एंड सप्लाई से सही होगी। शर्तें नहीं लगाते आगे, तो क्यों लगाते हैं? वो कहते हैं आप इकोनॉमी में जितना रेगुलेट करें, इंटरफेयर करें, उतनी डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही है। अभी रिसेंटली देखिए उन्होंने सागडार से क्या कहा, उन्होंने कहा है कि जो एक्सचेंज रेट आपने जबरदस्ती कंट्रोल किया हुआ ये आपको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा अगर हमारे साथ चलना, ताकि आपका जो एक्चुअल रेट है वो सामने आए। समझिए बात को। अच्छा बच्चों, अब आ गया 44 क्या है कि इनवर्स रिलेशनशिप है किसके दरमियान, इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के दरमियान। कौन सी चीज एक्सप्लेन करेगी? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अच्छा बच्चों, 45 इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट विच क्या है, इनकम इलास्टिक है, ठीक है जी, ये क्या है, इनकम इलास्टिक है। तो हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? बीटा लेना चाहिए ना। यस सर। तो यहाँ पे बीटा, इसको एडजस्ट कर लेंगे आने वाले बच्चों के लिए। अच्छा बच्चों, अब आगे बात क्या जी, 46 क्या है जी, among the given which one will not leads to move MEC curve towards its right? कौन सी वाली? अगर आबादी बढ़ गई तो आपको ज्यादा प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, इससे तो राइट जाएगा। अगर इनकम बढ़ गई तो इंड्यूस होने की वजह से राइट बढ़ जाएगा, और अगर डिमांड बढ़ गई तो ये भी वही बात है, राइट बढ़ जाएगा। एक ही चीज है कि आपके प्लांट के अंदर कोई रिजर्व कैपेसिटी हो या एक्सेस कैपेसिटी हो, तो इन सूरतों में ये आगे नहीं जाएगा, उसी मशीन के अंदर मजीद प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है जी, उसी मशीन के अंदर नॉमिनल एडजस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है बच्चों? जी बच्चों, जनरली पब्लिक सेक्टर होती है, ये जनरली पब्लिक सेक्टर होती है। डैम वगैरह की इन्वेस्टमेंट हम चेंज नहीं करते, जितनी होती है हम उतनी करते हैं, चाहे आमदनी कम हो या ज्यादा हो। और दूसरी बात यह है कि ये इनकम से इन्फ्लुएंस नहीं होती। आपका ये आंसर ठीक है, यहाँ 2 ऑप्शन लिखा होता तो आप ये भी ढूंढ लेते, तो आपका आंसर ठीक है। अच्छा बच्चों, हाउस होल्ड सेविंग्स आर, हाउस होल्ड सेविंग्स क्या होती है बच्चों? इनकम जो खर्च ना हो, इनकम में से टैक्स और कंजम्पशन निकाल दें और इनकम में से कंजम्पशन निकाल दें, ये सारे कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है। अच्छा बच्चों, अगर आपका डिमांड कर्व जो है वो AD2 से AD1 हो जाए, यहाँ AD2 ये है और AD1 ये है, तो क्या होगा? आपका एक तो नेगेटिव गैप बनेगा और दूसरा डिफ्लेशनरी गैप बनेगा, ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि सपोज दैट APS 0.4 हो और नेशनल इनकम आपकी कितनी हो? 8 बिलियन, तो कंजम्पशन कितनी होगी? 6.4 होगी, अकॉर्डिंग टू, ऐसे निकाला आपने भी? अच्छा चलिए ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, 51 क्वेश्चन है, गिवन डायग्राम शोज, क्या शो करती है गिवन डायग्राम? आपका एग्रीगेट डिमांड का जो है वो ये मूव कर गया है इधर। अच्छा, यहाँ ना या तो एरो होना चाहिए था या यहाँ लिखा होना चाहिए था कि ये AD2 से AD1 हुआ है, AD2 से AD1 हुआ है, तो फिर आप समझ जाते, ज्यादा अच्छा सवाल बन जाता,
तो ये हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बहरहाल आपको पता लग गया था। Yes, तो ये क्या बनेगा, इन्फ्लेशनरी गैप है और पॉजिटिव गैप। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आके आपका मसला हल हो गया साहब। ठीक है जी, इसको हम सेव